नमस्कार। उषा प्रियमदा द्वारा लिखित कहानी वापसी के पहले भाग के साथ मैं पुण्यपाल सिंह बुंदेला जिला उत्कृष्ट विद्यालय शिवपुरी की ओर से डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम के तहत उपस्थित हूँ। आज एक नया प्रयोग। मेरे साथ मेरे विद्यालय के 4 विद्यार्थी भी आज ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। कहानी के इस अंश के अंत में प्रश्नोत्तर के माध्यम से उन विद्यार्थियों के सहयोग से पुनरावृत्ति और काठिन्य निवारण किया जाएगा। 12वीं कक्षा की स्वाति नामक पाठ्यपुस्तक में संकलित इस वापसी कहानी की लेखिका उषा प्रियमदा अपनी सहज कथन शैली और यथार्थ के बेजोड़ चित्रण में आधुनिक कथाकारों में शीर्ष स्थान पर हैं। कहानी के संबंध में अज्ञेय जी ने कहा था, कहानी जीवन की एक प्रतिकृति है और जीवन स्वयं एक अधूरी कहानी है। जी हाँ, वापसी कहानी में भी गजाधर बाबू परिवार की खुशहाली, परिवार के भावी अधूरेपन को दूर करने के उद्देश्य से अपने वर्तमान में अधूरापन अपना लेते हैं, किंतु जब वे लौट के आते हैं तब अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। आइए अब इस कहानी को पढ़ते हैं। पहले कहानी का आदर्श वाचन, इसी तरह कहाँ किस विराम चिन्ह पर रुकना है, किस तरह से बोलना है, यह सब भी सिखाना हिंदी शिक्षण का उद्देश्य होता है। हिंदी शिक्षण का उद्देश्य केवल प्रश्नोत्तर रटा देना भर नहीं है। आरंभ करते हैं। गजाधर बाबू ने कमरे में जमा सामान पर एक नज़र दौड़ाई। 2 बक्से, डोलची, बाल्टी। यह डिब्बा कैसा है गणेशी? उन्होंने पूछा। गणेशी बिस्तर बांधता हुआ कुछ गर्व, कुछ दुख, कुछ लज्जा से बोला, घरवाली ने कुछ बेसन के लड्डू रख दिए हैं, कहा बाबूजी को पसंद थे। अब कहाँ हम गरीब लोग आपकी कुछ खातिर कर पाएंगे। घर जाने की खुशी में भी गजाधर बाबू ने एक विषाद का अनुभव किया, जैसे एक परिचित स्नेह आनंदमय सहज संसार से उनका नाता टूट रहा था। कभी कभी हम लोगों की भी खबर लेते रहिएगा, गणेशी ने बिस्तर बांधते हुए कहा। कभी कुछ ज़रूरत हो तो लिखना गणेशी, इस आगंतुक बिटिया की शादी भी कर देना। गणेशी ने अंगोछे के छोर से आंखें पोंछी। अब आप लोग सहारा ना देंगे तो कौन देगा? आप यहाँ रहते तो शादी में कुछ हौसला रहता। गजाधर बाबू चलने को तैयार थे। रेलवे क्वार्टर का वह कमरा जिसमें उन्होंने कितने वर्ष बिताए थे, उनका सामान हट जाने से कुरूप और खाली खाली लग रहा था। आंगन में रोपे पौधे भी जान पहचान के लोग ले गए थे और जगह जगह मिट्टी बिखरी हुई थी। पर पत्नी, बाल बच्चों के साथ रहने की कल्पना में वह बिछो एक दुर्बल लहर की तरह उठकर विलीन हो गया। गजाधर बाबू खुश थे, बहुत खुश। 35 साल की नौकरी के बाद वह रिटायर होकर जो जा रहे थे, इन वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने अकेले रहकर काटा था। उन अकेले क्षणों में उन्होंने इसी समय की कल्पना की थी जब वह अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। इसी आशा के सहारे वह अपने अभाव का बोझ ढो रहे थे। संसार की दृष्टि में उनका जीवन सफल कहा जा सकता है। उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था। बड़े लड़के अमर और लड़की कांति की शादियां कर दी थी। 2 बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। गजाधर बाबू नौकरी के कारण प्रायः छोटे स्टेशनों पर रहे और उनके बच्चे तथा पत्नी शहर में, जिससे पढ़ाई में बाधा ना हो। गजाधर बाबू स्वभाव से बहुत स्नेही व्यक्ति थे और स्नेह के आकांक्षी भी। जब परिवार साथ था, ड्यूटी से लौटकर बच्चों से हंसते बोलते, पत्नी से कुछ मनोविनोद करते, उन सब के चले जाने से उनके जीवन में गहन सूनापन भर उठा। खाली क्षणों में उनसे घर में टिका न जाता। कभी प्रकृति के न होने पर भी उन्हें पत्नी
की स्नेहपूर्ण बातें याद आती रहती। दोपहर में गर्मी होने पर भी 2 बजे तक आग जलाए रहती और उनके स्टेशन से वापस आने पर गरम गरम रोटियां सेकती। उनके खा चुकने और मना करने पर भी थोड़ा सा कुछ और थाली में परोस देती और बड़े प्यार से आग्रह करती। जब वह थके हारे बाहर से आते तो उनकी आहट पा वह रसोई के द्वार पर निकल जाती और उनकी सलज आंखें मुस्कुरा उठती। गजाधर बाबू में को तब हर छोटी बात की याद आती और वह उदास हो उठते। अब कितने वर्षों बाद वह अवसर आया था जब वह फिर उसी स्नेह और आदर के मध्य रहने जा रहे थे। टोपी उतारकर गजाधर बाबू ने चारपाई पर रख दी, जूते खोलकर नीचे खिसका दिए। अंदर से रह रहकर कह कहूँ की आवाज आ रही थी। इतवार का दिन था। उनके सब बच्चे इकट्ठे होकर नाश्ता कर रहे थे। गजाधर बाबू के सूखे चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान आ गई। उसी तरह मुस्कुराते हुए वह बिना खांसे अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि नरेंद्र कमर पर हाथ रखे शायद गतरात्रि की फिल्म में देखे गए किसी नृत्य की नकल कर रहा था और बसंती हंस हंस कर दोहरी हो रही थी। अमर की बहू को अपने तन बदन आंचल या घूंघट का कोई होश न था। वह उन्मुक्त रूप से हंस रही थी। गजाधर बाबू को देखते ही नरेंद्र थप से बैठ गया और चाय का प्याला उठाकर मुंह से लगा लिया। बहू को होश आया और उसने झट से माथा ढक लिया। केवल बसंती का शरीर रह रहकर हंसी दबाने का प्रयत्न कर रहा था। गजाधर बाबू ने मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखा, फिर कहा, क्यों नरेंद्र, क्या नकल हो रही थी? कुछ नहीं बाबूजी, नरेंद्र ने सिर पिटाकर कहा। गजाधर बाबू ने चाहा था कि वह भी इस मनोविनोद में भाग लेते, पर उनके आते ही जैसे सब कुंठित हो चुप हो गए। इससे उनके मन में थोड़ी सी खिन्नता उपज आई। बैठते हुए बोले, बसंती, चाहे मुझे भी देना। तुम्हारी अम्मा की पूजा अभी चल रही है क्या? बसंती ने माँ की कोठरी की ओर देखा। अभी आती ही होंगी और प्याले में उनके लिए चाय छानने लगी। वो चुपचाप पहले ही चली गई थी। अब नरेंद्र भी चाय का आखिरी घूंट पीकर उठ खड़ा हुआ। केवल बसंती पिता के लिहाज में चौके में बैठी माँ की राह देखने लगी। गजाधर बाबू ने एक घूंट चाय पी फिर कहा, बिट्टी, चाय तो फीकी है, लाकर चीनी और डाल दूं? बसंती बोली, रहने दो, तुम्हारी अम्मा जब आएंगी तभी पी लूँगा। थोड़ी देर में उनकी पत्नी हाथ में अर्घ का लोटा लिए निकली और अशुद्ध स्तुति करते हुए तुलसी में चल डाला। उन्हें देखते ही बसंती भी उठ गई। पत्नी ने आकर गजाधर बाबू को देखा और कहा, अरे आप अकेले बैठे हैं, ये सब कहाँ गए? गजाधर बाबू के मन में फांसी करक उठी। अपने अपने काम में लग गए हैं, आकर बच्चे ही तो हैं। पत्नी जाकर चौकी में बैठ गई। उन्होंने नाक भौं चढ़ाकर चारों ओर जूठे बर्तनों को देखा, फिर कहा, सारे में जूठे बर्तन पड़े हैं। इस घर में धर्म कर्म कुछ नहीं, पूजा करके सीधे चौके में घुसो। फिर उन्होंने नौकर को पुकारा। जब उत्तर न मिला तो एक बार और उच्च स्वर में फिर पति की ओर देखकर बोली, बहू ने भेजा होगा बाजार। और एक लंबी सांस लेकर चुप हो रही। गजाधर बाबू बैठकर चाय और नाश्ते का इंतजार करते रहे। उन्हें अचानक ही गणेशी की याद आई। रोज सुबह पैसेंजर आने से पहले वह गरम गरम पूरियां और जलेबी बनाता था। गजाधर बाबू जब तक उठकर तैयार होते उनके लिए जलेबियां और चाय लाकर रख देता था। चाय भी कितनी बढ़िया, कांच के गिलास में ऊपर तक भरी, लबालब, पूरे 2.5 चम्मच चीनी और गाढ़ी मलाई। पैसेंजर भले ही रानीपुर लेट पहुंचे, गणेशी ने चाय पहुंचाने में
कभी देर नहीं की। क्या मजाल कि कभी उससे कुछ कहना पड़े। पत्नी का शिकायत भरा सुर सुन उनके विचारों में व्याघात पहुंचा। वह कह रही थी, सारा दिन इसी खिच खिच में निकल जाता है। इस गृहस्थी का धंधा पीटते पीटते उम्र बीत गई, कोई जरा भी हाथ नहीं बटा था। बहू क्या करती है? गजाधर बाबू ने पूछा। पड़ी रहती है। बसंती को तो फिर कहो कि कॉलेज जाना होता है। गजाधर बाबू ने जोश में आकर बसंती को आवाज़ दी। बसंती भाभी के कमरे से निकली तो गजाधर बाबू ने कहा, बसंती, आज से शाम का खाना बनाने की जिम्मेवारी तुम पर है। सुबह का भोजन तुम्हारी भाभी बनाएंगी। बसंती मुंह लटका कर बोली, बाबूजी, पढ़ना भी तो होता है। गजाधर बाबू ने प्यार से समझाया, तुम सुबह पढ़ दिया करो। तुम्हारी माँ बूढ़ी हुई, उनके शरीर में अब वह शक्ति नहीं बची है। तुम हो, तुम्हारी भाभी है, दोनों को मिलकर काम में हाथ बटाना चाहिए। बसंती चुप रह गई। उसके जाने के बाद उसकी माँ ने धीरे से कहा, पढ़ने का तो बहाना है, कभी जी ही नहीं लगता। लगे कैसे? शीला से ही फुर्सत नहीं। बड़े बड़े लड़के हैं उस घर में, हर वक्त वहाँ घुसा रहना मुझे तो सुहाता ही नहीं। मना करूं तो सुनती नहीं। गजाधर बाबू नाश्ता कर गजाधर बाबू बैठक में चले गए। घर छोटा था और ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी कि उसमें गजाधर बाबू के रहने के लिए कोई स्थान न बचा था। जैसे किसी मेहमान के लिए कुछ अस्थायी प्रबंध कर दिया जाता है, उसी प्रकार बैठक में कुर्सियों को दीवार से सटाकर बेंच बीच में गजाधर बाबू के लिए पतली सी चारपाई डाल दी गई थी। गजाधर बाबू उस कमरे में पड़े पड़े कभी कभी अनायास ही इस अस्थायित्व का अनुभव करने लगती। उन्हें याद हो आती उन रेलगाड़ियों की जो आती थीं और थोड़ी देर रुककर किसी और लक्ष्य की ओर चली जाती थी। घर छोटा होने के कारण बैठक में ही अब उनका प्रबंध किया था। उनकी पत्नी के पास अंदर एक छोटा कमरा अवश्य था, पर वह एक और अचारों के मर्तबान, दाल चावल के कनस्तर और घी के डिब्बों से घिरा था। दूसरी ओर पुरानी रजाइयाँ दरियों में लिपटी रस्सी से बंधा रखी थी। उनके पास एक बड़े से टीन के बक्से में घर भर के गर्म कपड़े थे। बीच में एक अलगनी बंधी हुई थी जिस पर प्रायः बसंती के कपड़े लापरवाही से पड़े रहते थे। वह भरसक उस कमरे में नहीं जाते थे। घर का दूसरा कमरा अमर उसकी बहू के पास था। तीसरा कमरा भी सामने की ओर था, बैठक था। गजाधर बाबू के आने से पहले उसमें अमर की ससुराल से आया बैत की 3 कुर्सियों का सेट पड़ा था। कुर्सियों पर नीले गद्दियाँ और बहू के हाथों के कड़े कुशन थे। जब कभी उनकी पत्नी को कोई लंबी शिकायत करनी होती तो अपनी चटाई बैठक में डालकर पड़ जाती थीं। एक दिन चटाई लेकर आ गईं। गजाधर बाबू ने घर गृहस्थी की बातें छेड़ी। वह घर का रवैया देख रहे थे। बहुत हल से उन्होंने कहा कि अब हाथ में पैसा कम रहेगा, कुछ खर्च कम होना चाहिए। सभी खर्च तो वाजिब हैं, किसका पेट काटूं? यही जोड़ जोड़ गांठ करते करते बूढ़ी हो गई, ना मन का पहना ना ओढ़ा। गजाधर बाबू ने आहत विस्मित दृष्टि से पत्नी को देखा। उनसे अपनी हैसियत छिपी न थी। उनकी पत्नी तंगी का अनुभव कर उसका उल्लेख करती, यह स्वाभाविक था, लेकिन उनमें सहानुभूति का पूर्ण अभाव गजाधर बाबू को बहुत खटका। उनसे यदि राय बात की जाती कि प्रबंध कैसे हो तो उन्हें चिंता कम संतोष अधिक होता, लेकिन उनसे केवल शिकायत ही की जाती थी, जैसे परिवार की सब परेशानियों के लिए वही जिम्मेवार थे। तुम्हें किस बात की कमी है? अमर की माँ, घर में बहू है, लड़के बच्चे, सिर्फ रुपए पैसे ही से
आदमी अमीर नहीं बनता है, गजाधर बाबू ने कहा और कहने के साथ ही अनुभव किया। यह उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति थी। ऐसा ही उनकी पत्नी नहीं समझ सकती थी। हाँ, बड़ा सुख है ना बहू से, आज रसोई करने गई है, देखो क्या होता है, कहती पत्नी ने आंखें मूंदी और सो गई। गजाधर बाबू बैठे हुए पत्नी को देखते रह गए। यही थी क्या उनकी पत्नी, जिसको हाथों के कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया था। उन्हें लगा कि वह लावण्यमयी युवती जीवन की राह में कहीं खो गई है और उनकी जगह आज जो स्त्री है उनके प्राण, मन और प्राणों के लिए निहायत ही अपरिचित है। गाढ़ी नींद में डूबी उनकी पत्नी का भारी सा शरीर बहुत बेडोल और कुरूप लग रहा था। चेहरा श्रीहीन और रूखा था। गजाधर बाबू देर तक निस्संग दृष्टि से पत्नी को देखते रहे और फिर लेटकर छत की ओर ताकने लगे। अंदर कुछ गिरा और उनकी पत्नी हड़बड़ाकर उठ बैठी। लो, बिल्ली ने कुछ गिरा दिया शायद, और वह अंदर भागी। थोड़ी देर में लौट कर आई तो उनका मुंह फूला हुआ था। देखा, बहू को चौका खुला छोड़ आई। बिल्ली ने दाल की पतीली गिरा दी। सभी तो खाने को है। तरकारी और 4 पराठे बनाने में सारा डिब्बा घी उड़ेल कर रख दिया। जरा सा भी दर्द नहीं है। कमाने वाला हाड़ तोड़े और जहाँ चीजें लुटे। मुझे तो मालूम था कि यह सब काम किसी के बस का नहीं है। गजाधर बाबू को लगा कि पत्नी कुछ और बोलेगी तो उनके कान झनझना उठेंगे। होंठ बीच करवट बदल उन्होंने पत्नी की ओर पीठ कर ली। इस तरह से ये वापसी कहानी का पहला भाग पूरा हुआ। अब हमारे साथ कुछ विद्यार्थी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। उन विद्यार्थियों से इससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे और प्रश्नों के माध्यम से ही इस पाठ की पुनरावृत्ति होगी। हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप धाकड़, सेक्शन ई। प्रदीप जुड़े हैं ना? यस सर। हाँ। इसके बाद मनस्वी शर्मा, ये भी सेक्शन से है। मनस्वी जुड़ी हो? यस सर। शैलजा भार्गव और निशांत नामदेव बी सेक्शन से। यस सर। तो Yes, sir. अब आपके लिए सबसे पहला प्रश्न है। पहले आप सभी सुनेंगे, फिर किसी से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बेसन के लड्डू किसने बनाए थे? और इसका जवाब देना है निशांत नामदेव को। निशांत सर बेसन के लड्डू गणेश जी की पत्नी ने बनाए थे। बिल्कुल सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, गजाधर बाबू कहाँ जा रहे थे और क्यों जा रहे थे? प्रश्न का जवाब देना है शैलजा भार्गव को। सर, गजाधर बाबू 35 साल की नौकरी से रिटायर होकर अपने घर जा रहे थे अपने परिवार के साथ रहने के लिए। ठीक है, उत्तर सही है। गजाधर बाबू ने नौकरी का अधिकांश समय घर से बाहर रहकर ही क्यों बिताया? इस प्रश्न का जवाब देना है प्रदीप धाकड़ को। प्रदीप धाकड़ बताएं, गजाधर बाबू ने। हाँ, गजाधर बाबू हमने अपने घर से ज्यादा समय इसलिए बताया ताकि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके ताकि और वह शहर में अच्छे से रह सकें। हाँ, शैलजा भार्गव, क्या इसको और अच्छे से स्पष्ट कर सकती हो? यस सर। हाँ, बोले। सर, वो उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए वो अधिकांश समय अपने रेलवे के क्वार्टरों में इसलिए बिताते थे क्योंकि उनको है ना जगह जगह जाना पड़ता था और छोटे छोटे क्वार्टर मिलते थे और कहीं गांव में जाना पड़ता था उन्हें, या फिर कहीं जगह जगह मतलब उन्हें जाना पड़ता था अपने परिवार से दूर, इसलिए हाँ। वो अपने परिवार के साथ नहीं रह पाते थे। बिल्कुल सही। गजाधर बाबू की जो नौकरी थी वो छोटे छोटे रेलवे स्टेशनों के लिए थी। तो छोटे स्टेशनों पर तो पढ़ाई लिखाई की बच्चों के लिए ज्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों को शहर में रखा और स्वयं छोटे जगहों पर रहे। अगला प्रश्न है, घर लौटते समय गजाधर बाबू रास्ते में क्या सोच रहे थे? मनस्वी, इसका जवाब आपको देना है।
गदाधर बाबू घर लौटते समय सोच रहे थे कि वह अपने परिवार के साथ अब रहेंगे। हाँ, और साथ में और कोई इस के उत्तर को और पूरा कर सकता है? कोई भी बोले, घर लौटते समय गजाधर बाबू क्या सोच रहे थे? उत्तर घर सही लौट है। हाँ, बोले बोले। घर लौटते समय गजाधर बाबू ये सोच रहे थे कि अब वो इसी समय की प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब जाके वो अपने परिवार के साथ रह पाएंगे। और वो ये भी सोच रहे थे कि जो इतने वर्ष जो क्वार्टर में उन्होंने बिताए हैं, उनका सामान जब पैक कर लिया गया था तो वो खाली खाली लग रहा था, कुरूप लग रहा था। वो ये सब भी सोच रहे थे। हाँ, ये सब सोच के वो दुखी हो रहे थे। दूसरी बात यह भी थी कि वो उन दिनों को भी याद कर रहे थे जब वो अपने परिवार के साथ, पत्नी के साथ रहते थे, और उस समय का जो उनका जीवन था, बड़ा आनंदमय जीवन था। किस तरह से उनकी पत्नी 2 बजे तक उनका इंतजार करती थी, गरम गरम रोटियां बनाकर उन्हें देती थी, और अच्छे से उनका जो व्यवहार था अच्छा था। तो इस सब के बारे में वो सोच रहे थे। अगला प्रश्न है, घर पहुंचकर गजाधर बाबू ने ऐसा क्या देखा जिसे देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई? ये बताना है निशांत नामदेव को। सर, घर जाकर उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी पत्नी का व्यवहार ठीक नहीं था, उनके बच्चों का भी व्यवहार ठीक नहीं था। इससे वह आपने प्रश्न सही से समझा नहीं। जैसे ही घर पहुंचे गजाधर बाबू, तो उन्हें ऐसा क्या दिखाई दिया कि जो देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई? कोई भी बताए इस प्रश्न का जवाब। सर, उस दिन इतवार का दिन था तो सब बच्चे साथ में बैठ के नाश्ता कर रहे थे और अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। तो उन्होंने जब अंदर जाकर देखा तो उनका जो पुत्र नरेंद्र था वो टीवी के एक सीरियल में जो नृत्य की अपने कमर पे हाथ रख के नृत्य की प्रैक्टिस कर रहा था। हाँ, तो उसकी वो नकल कर रहा था। बिल्कुल सही। हाँ, बोले। और उनकी बेटी बसंती वो भी जोर जोर से हंस रही थी। सब उसी में मगन थे। लेकिन जैसे ही नरेंद्र ने अपने पिता को देखा वो तुरंत चुपचाप बैठ के और हाँ, सब शांत हो गए। ठीक है। तो ये सब तो उन्हें अच्छा लगा। बिल्कुल सही। तो गजाधर बाबू ने जब देखा कि उनका परिवार के सारे सदस्य किस तरह से हंसी खुशी के साथ रह रहे हैं, प्रसन्नता से रह रहे हैं, तो उन्हें बड़ी ही प्रसन्नता हुई। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया। गजाधर बाबू के लेटने की व्यवस्था कहाँ की गई थी? मनस्वी को बताना है ये। गजाधर बाबू के लेटने की व्यवस्था कहाँ की गई थी? गदाधर बाबू के लेटने की व्यवस्था बैठक में की गई थी। हाँ, बैठक में किस तरह से व्यवस्था की गई थी? प्रदीप बताएं। सर, बैठक में एक चारपाई डाल दी गई थी, इस पर गजाधर बाबू के लेटने की व्यवस्था की गई थी। हाँ, जहाँ पर बिल्कुल। और उसके बाद में उनको भंडार गृह में उनकी पत्नी के साथ व्यवस्था नहीं, की गई अभी थी। तो इतनी ही बात है। तो बैठक में जो फर्नीचर था उसको एक तरफ खिसका कर और अस्थायी और व्यवस्था। उसमें चारपाई डालकर हाँ। उनके ऊपर लेटने की व्यवस्था की गई थी। बैठक में लेटे लेटे कभी कभी गजाधर बाबू क्या सोचने लगते थे? शैलजा बताएं। बैठक में लेटे लेटे वो उनको अस्थायित्व का अनुभव होता था और वो अपनी रेलगाड़ियों के बारे में रेलगाड़ियों की याद आती उन्हें कि रेलगाड़ियां थोड़ी देर रुक के फिर अपने किसी लक्ष्य की ओर चल देती। इसी प्रकार उन्हें वहाँ पे भी अनुभूति होती थी। वो वही सोचते रहते थे। शाबाश, अच्छा है। देखो क्या था कि गजाधर बाबू जैसे ही वो अपने परिवार में आए थे तो उन्हें वो स्थान नहीं मिला था जो उन्होंने कभी सोचा था कि परिवार का अंग बनकर रहेंगे। उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे रेलवे स्टेशन पर कोई ट्रेन आती थी और आके कुछ देर रुककर चली जाती थी, ऐसे ही उन्हें महसूस होता था कि वो भी शायद इस परिवार में, जो उनका खुद का परिवार है, जिसके लिए उन्होंने 35 साल बिताए थे, बर्बाद किए थे, उस परिवार में भी उन्हें उनके लिए कोई जगह नहीं थी। ऐसा उन्हें अस्थायित्व महसूस हो रहा था। अगला प्रश्न है, गजाधर बाबू ने खाना बनाने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? कौन बताएगा इसका उत्तर? सर मैं बताऊंगा सर। हाँ, बोले। सर, गजाधर बाबू ने सुबह का खाना बनाने की जिम्मेदारी अपनी बहू को सौंपी तथा शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी बसंती, उनकी जो पुत्री बड़ी थी, उनको सौंपी थी। हाँ, क्या इनका जवाब सही है? यस सर। हाँ सर। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गजाधर बाबू अपनी पत्नी के किस व्यवहार से
संतुष्ट नहीं थे या दुखी थे? कौन सा व्यवहार उनकी पत्नी का उन्हें दुखी करता था? कोई भी बताए? सर पहले तो उनकी पत्नी 2-2 बजे तक आग जलाए बैठी रहती थी। गजाधर बाबू के आते ही रसोई की ओर दौड़ के गर्म खाना बनाकर देती थी। लेकिन अभी जब वो लौट कर आए हैं तब वे पूजा घर से देर से निकलती हैं और रसोई में जाकर बड़बड़ाने लगती हैं और उधर गजाधर बाबू चाय की प्रतीक्षा करते रहते हैं। और अब जैसे पहले वो प्रेम पूर्वक वार्तालाप करती थी उनसे, लेकिन अब हर समय शिकायतें करती रहती हैं। उनकी वाणी में जो कोमल स्पर्श और सुंदरता का भाव झलकता था, लेकिन अब उनकी वाणी कटाक्ष होने लगी है। बिल्कुल इस सही। हाँ, इस बात से उन्हें अपनी पत्नी का बर्ताव दुखी करता था। हाँ। तो इस तरह से ये कहानी हो गई और इन प्रश्नों के द्वारा ही पूरी कहानी को हमने दोहरा लिया है। और अब इस बहुत अच्छे आपने जवाब दिए, इसका लाभ लिया। अब इस कहानी का अगला भाग लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे, पुनः आप सभी को कॉन्फ्रेंस के द्वारा जोड़ेंगे और फिर से बात होगी। हाँ, इसमें सर अभी कोई बात आपके समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था हाँ, कि मतलब वो एक लाइन है उस कहानी में, गजाधर बाबू को लगा कि पत्नी अभी और कुछ बोलेगी तो वो ओठ भींच पीठ करवट लेकर उन्होंने अपनी पत्नी की ओर पीठ कर ली। हाँ। तो इसमें ओठ भींच का मतलब क्या है? ऊँट भींचने का मतलब है कि अपने क्रोध को दबा जाना, क्रोध को पी जाना। उनकी बातों से उन्हें इतना क्रोध आया, इतना दुख हुआ कि उसको वो व्यक्त करना चाहते थे, लेकिन व्यक्त ना करके उन्होंने अपने अंदर ही अंदर उसको दबा लिया। यानी जो वो घुटन महसूस कर रहे थे, जो दुख महसूस कर रहे थे, उसको उसकी एक सीमा तक पहुंच गया था, तो उसको उन्होंने दबा लिया और फिर वो चुप होकर एक तरफ करवट बदलकर लेट गए। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से ये अब अगला भाग लेकर फिर उपस्थित होंगे और पुनः आपसे चर्चा होगी। तो आपके जो पाठ के पीछे के प्रश्न हैं उनको भी आपको करना है और पढ़ते रहना है। यस सर। ओके सर, जय हिंद। धन्यवाद सर। Okay.